हेलो फ्रेंड्स, आज से 13,000 साल पहले आइस एज के खात्मे की शुरुआत हुई, जिस वजह से पृथ्वी की कई जमीनी सतह पानी में समा गईं। वजह थी बढ़ते टेम्परेचर की वजह से ग्लेशियरों का पिघलना और इस वजह से सी लेवल का ग्रो होना, जो निचली जमीनी सतहों को अपने अंदर समेटता चला गया। 10,000 साल पहले इसी प्रोसेस के दौरान यूरोप महाद्वीप से इंग्लैंड समुद्री पानी के आ जाने से अलग होने लगा था और इसके 2000 साल बाद ग्लेशियरों के और ज्यादा मेल्ट होने और सी लेवल के और ज्यादा बढ़ने से यूरोप और इंग्लैंड के बीच का फासला बढ़ता चला गया और फाइनली इंग्लैंड और यूरोप दूर हो गए। इनके बीच में जो समुद्र आया उसे आज इंग्लिश चैनल कहा जाता है और इसी इंग्लिश चैनल को पार करके इंग्लैंड को यूरोप से कनेक्ट करने के लिए एक समुद्री टनल बनाई गई, जिसे यूरो टनल कहा गया। आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हजारों साल पहले अलग हुए दो जमीनी हिस्से आज की मॉडर्न टेक्निक से फिर से कनेक्ट हुए, और वो भी एक समुद्री टनल के द्वारा। वैसे तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच फैला ये चैनल काफी बड़ा है, पर एक जगह पर इनकी दूरी काफी कम हो जाती है और इंग्लैंड से फ्रांस बस 34 किलोमीटर के फासले पर ही रह जाता है। इतिहास में कई बार इस दूरी को खत्म करने की कोशिशें की गईं, पर हाई टाइड, बार बार बदलता खतरनाक मौसम और आइस शील्ड वाटर होने की वजह से इसमें कई जाने गईं और ये कोशिशें बंद कर दी गईं। पुराने समय में इतने साधन और टेक्नोलॉजी का अभाव भी था। समय के साथ जब टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव हुआ, तब इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ने की कोशिशें फिर से तेज होने लगीं, ताकि दोनों देशों में जमीनी कनेक्टिविटी बन पाए और इधर से उधर ट्रेवल आसान हो जाए। अब बड़ी से बड़ी और नई टेक्निक की मशीनें अस्तित्व में आने लगी थी, लेकिन इंग्लैंड को खुद को यूरोप से अलग थलग आइलैंड टेरिटरी पर बहुत ज्यादा ही घमंड था और वहां के लोग ये नहीं चाहते थे कि इंग्लैंड की लैंड कनेक्टिविटी यूरोप के साथ हो। इस वजह से वहां की सरकार को बहुत ज्यादा विरोध का सामना भी करना पड़ा था। कई महीनों तक ये बातचीत दोनों देशों के बीच चलती रही और फाइनली दोनों देशों ने समुद्र के अंदर एक टनल बनाने का एग्रीमेंट साइन कर लिया और इसे चैनल टनल नाम दिया गया, जिसे यूरो टनल भी कहा जाता है। एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ कि इंग्लैंड और फ्रांस की टीम्स अपनी अपनी तरफ से टनल खोदना शुरू करेंगी और दोनों टनल्स एक दूसरे से टनल के सेंटर पॉइंट पर आकर कनेक्ट होंगी। समुद्र के नीचे करीब 38 किलोमीटर लंबा टनल बनाना कोई सरल काम नहीं था, जो कोई एक इंजीनियरिंग फर्म बनाने की हिम्मत करती। 10 इंजीनियरिंग फर्म एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके इस टनल को बनाने का जिम्मा लेती हैं। अब ये भी एक सवाल था कि टनल तो बनेगी ही, पर उसमें ट्रांसपोर्ट क्या रहेगा। डिसाइड होता है कि टोटल 3 टनल बनेगी, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस के बीच रेलवे लूप चलेगा। इसका फ्रांस की तरफ टर्मिनल कैले शहर, जबकि इंग्लैंड की तरफ फोकस्टोन शहर होगा। इसमें 2 लाइन अप एंड डाउन होंगी और जो दोनों टनल के बीच वाली टनल होगी वो किसी भी इमरजेंसी के लिए प्रयोग में लाई जाएगी। टनल की टोटल लेंथ 56 किलोमीटर होगी, जिसमें 38 किलोमीटर समुद्र के नीचे होगा। 1986 में टनल का काम स्टार्ट हुआ। इंजीनियरिंग टीम को इस टनल को बनाने के लिए एक बड़ी टनल बोरिंग मशीन की जरूरत थी, जो कि उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आज से पहले नहीं बनाया गया था, इसलिए इतनी बड़ी टीवीएम उपलब्ध नहीं थी। इसको यूएस में स्पेशल ऑर्डर देकर बनवाया गया, जो कि 800 फीट लंबी, 1500 टन बजनीली और डायामीटर में 50 फीट थी और इसके बिल्कुल आगे टंगस्टन कार्बाइड के सैकड़ों शार्प ब्लेड्स लगे थे। जैसे जैसे मशीन खुदाई करती, वैसे वैसे इसके हाइड्रोलिक लेग्स इसे आगे बढ़ाते जाते और जो खुदाई के दौरान मलबा निकलता, उसको बाहर निकालने के लिए मशीन के अंदर ही कन्वेयर बेल्ट लगी हुई थी, जो मलबे को सर्विस ट्रेन तक पहुंचाती थी। फिर वो ट्रेन मलबे को टनल के बाहर पहुंचा देती थी। उस समय ये टनल बोरिंग मशीन एक अजूबा ही थी, क्योंकि उससे पहले पहाड़ों में डायनामाइट से ब्लास्ट करके ही टनल बनाई जाती थी। पर ये नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन यूजफुल तो बहुत थी, पर इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा था। समुद्र के नीचे टनल का काम एक बेहद खतरनाक टास्क था। टनल बनाते समय अगर कहीं से भी लीकेज होती है तो समुद्र के पानी का भार और प्रेशर से अंदर के लोगों के बचने की कोई संभावना नहीं थी। सर्वे स्टार्ट होने पर पता चलता है कि इंग्लैंड की तरफ के समुद्र के नीचे चॉक की लेयर है, जो कि टनल बनाने के लिए परफेक्ट है, क्योंकि चॉक लेयर पानी की लीकेज नहीं होने देगी। पर फ्रांस की तरफ से समुद्र के नीचे बहुत सारी दरारें थीं, जिसमें नॉर्मल टीवीएम कारगर नहीं होती। इस वजह से एक नई टीवीएम, जो सबमरीन का भी काम करने में सक्षम थी, बनाई गई, जो अगर दुर्घटनाग्रस्त होकर पानी के अंदर फंस भी जाती है तो वह पानी का प्रेशर झेलने में सक्षम थी। मशीन के ज्यादा बड़े होने की वजह से जमीन के 200 फीट नीचे मशीन को पहुंचाना पॉसिबल नहीं था। इस वजह से मशीन के पार्ट्स को जमीन के अंदर पहुंचाकर उसे वहीं असेंबल्ड किया गया। ये बेहद टाइम टेकिंग और कॉस्टली प्रोसेस था। 1988 में दोनों तरफ से खुदाई का काम स्टार्ट हुआ। प्रोजेक्ट बड़ा था, इस वजह से खुदाई के दौरान निकली मिट्टी और चट्टानों की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा थी और उनको ठिकाने लगाना भी बेहद जरूरी था। एक दिन में ये मशीन करीब 700 स्क्वायर फीट का एरिया काट देती थी और घंटे भर में 2500 टन मलबा निकाल रही थी, जिसमें इंग्लैंड वाली साइड कोस्टल लाइन के पास इसको इकट्ठा करके एक पार्क बनाया गया। इसे आप इजीली गूगल मैप पर कोस्टल लाइन से थोड़ा बाहर की ओर निकला देख सकते हैं। फ्रांस वाली साइड मलबे में मड ज्यादा थी, तो उसे वहीं वैली में डालकर आर्टिफिशियल लेक बनाई गई।
टनल से मलबा निकालने के साथ साथ टनल को बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए था उसकी क्वांटिटी भी बेहद ज्यादा थी। जिस हिसाब से अंदर से रॉक्स तोड़ी जा रही थी, उनको लगे हाथों सील करना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि ऊपर समुद्र था और समुद्र का भार था। ऐसे में जरा सा पानी का रिसाव भी इस पूरे प्रोजेक्ट को डुबा सकता था। इस काम के लिए टनल के साइज जितने कंक्रीट के कई स्लैब जो टनल की गोलाई के साथ फिट होकर सिलेंड्रिकल शेप में एक के बाद एक लगाए जा रहे थे। करीब 7,50,000 कंक्रीट स्लैब इस टनल में यूज हुए थे। इन स्लैब्स की पूरी एक रिंग का वजन 40 टन था। इसमें लगने वाला कंक्रीट और आयरन न्यूक्लियर प्लांट्स में यूज होने वाले सारे मटेरियल से भी बेहतर क्वालिटी का था। इनको सर्विस ट्रेन में डालकर टनल में पहुंचाया जाता था, जहां एक और मशीन इनको अपनी जगह फिट करती जा रही थी। दोनों तरफ से टनल धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। सब बस इन दोनों टनल्स के एक दूसरे में जुड़ने का ही वेट कर रहे थे। हालांकि इस प्रोसेस में कॉम्प्लिकेशन बहुत थी। ये कोई छोटी दूरी ना होकर किलोमीटर्स लंबी थी। ऐसे में दोनों टनल्स को एक दूसरे के आमने सामने लाना ताकि वो एक हो सके आसान नहीं था। दोनों टनल अगर समुद्र के नीचे एक ही पोजीशन में आगे नहीं बढ़ेंगी तो इन दोनों टनल का आपस में मिलना मुश्किल होगा। ऐसा ना हो इसलिए लेजर बीम गाइडेंस सिस्टम यूज किया गया। एक लेजर इंग्लैंड वाली मशीन और दूसरा फ्रांस की तरफ की मशीन में लगा था। ये लेजर आपस में कनेक्टेड थे। इनकी हेल्प से पोजीशन बदलते ही सिग्नल कंप्यूटर को जाता था और कंप्यूटर द्वारा हाइड्रोलिक जैक से बोरिंग मशीन के हेड की पोजीशन सेंटर में कर दी जाती थी, जिससे दोनों तरफ का टनल एक दूसरे के एक्यूरेट आमने सामने रहते थे। इस गाइडेंस सिस्टम की एक्यूरेंसी चेक करने के लिए आखिरी 100 मीटर पर दोनों मशीनों को बंद करके एक तरफ से दूसरी तरफ स्टील रॉड डालकर कंफर्म किया गया, तो वो कुछ इंचेस के ही अंतर पर था, जो कि नेग्लिजिबल था। धीरे धीरे वो घड़ी आ गई जो बहुत ज्यादा मुश्किल थी। वो थी दोनों में से एक टीबीएम को वहीं नीचे दफन करना। इंग्लैंड साइड की टीबीएम को नीचे दफन कर दिया गया, क्योंकि टीबीएम को वापस लाना या निकालना ज्यादा महंगा और कठिन होता। टीबीएम को सॉइल में छोड़ना एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन था। मशीन को बाहर निकालने और उसे डिसमेंटल करने में लगने वाला समय और पैसे को देखते हुए इंजीनियर्स ने यह फैसला किया कि टीबीएम को टनल के ही एक हिस्से में नीचे दबाकर छोड़ दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस साइड की टीबीएम को वापस निकाला गया। फ्रेंच इंजीनियर ने टीबीएम्स को डिसमेंटल किया और बाहर निकाला, क्योंकि फ्रांस का इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स ऐसे थे कि ये काम आसानी से किया जा सकता था। इसका मुख्य कारण प्रैक्टिकल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट था, जो दोनों तरफ के इंजीनियर्स ने कंसीडर किया था। इंग्लैंड ने अपनी टीवीएम को वहीं छोड़ना ज्यादा आसान और कॉस्ट इफेक्टिव समझा, जबकि फ्रांस ने अपनी टीवीएम को वापस लाने का फैसला किया। आइस एज के बाद करीब 13,000 साल बीतने पर दोबारा इंग्लैंड और फ्रांस जुड़ने जा रहे थे। अब बारी थी दोनों टनल के बीच आखिरी चाक की लेयर तोड़ने की। आखिरी चौक की लेयर मैन्युअली जैक हैमर की मदद से तोड़ी गई और रास्ता जैसे ही खुला, दोनों देशों के फ्लैग एक दूसरी साइड में एक्सचेंज किए गए। हजारों साल पहले एक दूसरे से जुदा होने के बाद आज इंग्लैंड और फ्रांस दोबारा जुड़ चुके थे। इस इवेंट को अच्छे से सेलिब्रेट किया गया और मीडिया इवेंट भी रखे गए। 6 मई 1994 को चैनल टनल को फिनिशिंग के बाद ओपन कर दिया गया। आज की डेट के हिसाब से इस टनल को बनाने में 12 अरब पाउंड यानी करीब 1190 अरब रुपए बनते हैं। 13,000 लोगों ने इसमें काम किया और 10 वर्कर्स की इस प्रोजेक्ट के दौरान जान गई। इस प्रोजेक्ट में 3 टनल्स हैं, 2 ट्रेन्स के लिए और एक छोटा टनल इमरजेंसी में इस्तेमाल करने के लिए। आज रोज करीब 60,000 लोग इस टनल को क्रॉस करते हैं, जिसमें 4,600 ट्रक्स, 140 कोचेज और 7,300 प्राइवेट गाड़ियां भी शामिल हैं, जिनको कार्गो ट्रेन में पार्क किया जाता है और टनल क्रॉस करवाई जाती है।